नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय आगरा। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्रॉवेल के शैक्षिक विचारों से अवगत कराया था और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्रॉवेल द्वारा ही दी गई किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। किंडरगार्टन एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बालक का उद्यान या बालक का बगीचा। वर्तमान शिशु शिक्षा प्रणाली में किंडरगार्टन प्रणाली का विशेष स्थान है। इस प्रणाली के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा विशारद फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉवेल थे, जिन्होंने क्रिया द्वारा शिक्षा तथा खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर इस प्रणाली का निर्माण किया। सन 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और अपने घर के वातावरण से ऊबकर वो जंगल में घूमते रहते थे एवं प्राकृतिक वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम करते थे। इसी कारण उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आध्यात्मिक शिशु प्रेम तथा खेल द्वारा शिक्षा की भावनाएं दिखाई देती हैं। फ्रॉवेल ने सन 1826 ईस्वी में एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने शिक्षा के संबंधित सभी विचार दिए। सन 1840 ईस्वी में अपने शिक्षा संबंधी अनुभवों को व्यवहारिक रूप देने के लिए इन्होंने ब्लैकेनबर्ग में एक शिक्षालय की स्थापना की, जिसका नाम किंडरगार्टन अर्थात बच्चों का बगीचा रखा। किंडरगार्टन का नाम फ्रॉवेल के मस्तिष्क में सन 1840 ईस्वी में आया, जब वे वसंत ऋतु में एक दिन अपने मित्रों के साथ कील हाउस से ब्लैकेनबर्ग जा रहे थे। तब उन्होंने एक पहाड़ी से नदी की घाटी को देखा। उसे एक अति सुंदर बगीचे की तरह मनमोहक लगी और वे चिल्ला उठे, मुझे मिल गया, मेरी संस्था का नाम किंडरगार्टन होगा। यद्यपि वास्तविक रूप में सन 1843 ईस्वी के पहले किंडरगार्टन की स्थापना नहीं की गई थी, पर इस घटना के आधार पर किंडरगार्टन की स्थापना का वर्ष 1840 बताया जाता है। किंडरगार्टन का अर्थ, जैसा कि बताया जा चुका है, किंडरगार्टन शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों किंडर और गार्टन से मिलकर बना है। किंडर का अर्थ होता है बच्चे और गार्टन का अर्थ होता है बगीचा। इस प्रकार किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बाग या बच्चों का उद्यान। इस तरह फ्रॉवेल की किंडरगार्टन पद्धति में बालक पौधे के समान, पाठशाला बगीचे के समान और एक शिक्षक माली के समान होता है, जो कि बालक रूपी पौधे के एक योग्य माली की तरह देखभाल और उचित विकास करता है। किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांत। किंडरगार्टन प्रणाली के कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर शिशुओं को शिक्षा दी जाती है। ये सिद्धांत इतने व्यापक हैं कि इन पर देश, काल, परिस्थिति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रणाली को प्रत्येक देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल बनाकर शिशु शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। सबसे पहला है एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। इस प्रणाली में यह माना जाता है कि संसार की सभी वस्तुओं के पीछे कोई एक शक्ति कार्य करती है। दूसरे शब्दों में इसको ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। संसार के सभी प्राणियों में रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि में एक रूपता नहीं होती है, परंतु सब में एक ही आत्मा का वास होता है। हर वस्तु का आदि और अंत एक ही होता है। फ्रॉवेल एकता की यही भावना विद्यार्थियों को बताना चाहते थे। फ्रॉवेल ने अनेक विविधताओं में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रॉवेल ने अपनी पुस्तक द एजुकेशन ऑफ मैन में लिखा है, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समानता प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में विश्व की विभिन्नताओं का स्रोत एक इकाई है, वह इकाई ईश्वर है। ईश्वर सभी वस्तुओं के लिए एक आधार है। दूसरा है विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट।
फ्रॉवेल का विचार है कि प्रत्येक वस्तु अपने आंतरिक नियमों के आधार पर विकसित होती है। यदि बाहर से कोई हस्तक्षेप किया गया हो तो शिशु का विकास कुंठित हो जाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह कुशल माली की भांति विद्यार्थी रूपी अविकसित पौधे को आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होने में सहायता प्रदान करे। शिक्षक का काम पथ प्रदर्शन करना होना चाहिए और शिशु को स्वयं को विकसित होने के अवसर देने चाहिए। बालकों को सभी बातें शिक्षक को स्वयं नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उसे बालक के विकास में सहायक मात्र होना चाहिए। फ्रॉवेल का कहना है, वृक्ष के बीज में पूरे वृक्ष का विकास निहित है। प्रत्येक जीवन के भावी जीवन का विकास एवं निर्माण उसके जन्म के प्रारंभ में ही छिपा रहता है। तीसरा है स्वक्रिया या आत्मक्रिया द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय सेल्फ एक्टिविटी। शिशु को स्वयं क्रिया करके ज्ञान अर्जित करने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है। उसे किसी कार्य को करके सीखने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। उसके इस कार्य में निर्माणात्मक तथा रचनात्मक प्रवृत्तियां विशेष रूप से सहायक होती हैं। फ्रॉवेल का विचार है, अपनी प्रेरणाओं एवं भावनाओं को पूरा करने के लिए बालक स्वयं अपने मन से सक्रिय होकर काम करे। फ्रॉवेल मानते हैं कि शिक्षा बालक के अंतःकरण से समुत्पन्न होने वाले विकास की प्रक्रिया है, बाहर से थोपी जाने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए वह स्वक्रिया द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं। चौथा है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय प्ले। आज के युग में खेल का शिक्षा में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। खेल को शिक्षा के साधन के रूप में मानने वालों में फ्रॉवेल एक अग्रणी शिक्षा शास्त्री थे। बालक अपने जन्म से ही खेल में विशेष आनंद का अनुभव करता है, अतः शिशु शिक्षा को अधिक रोचक, सरस एवं सरल बनाने के लिए उसमें खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ उसकी शारीरिक क्षमता एवं सहयोग की भावना भी बढ़ेगी और साथ ही उसे स्वक्रिया का भी अवसर प्राप्त होगा और वह स्वतंत्रता का भी अनुभव करेगा। अतः खेल द्वारा शिशुओं को शिक्षा देना इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। खेल के विषय में फ्रॉवेल का कहना है, यह शैशव काल के विकास एवं मानव विकास के लिए उच्चतम परिवर्तन की स्थिति है, क्योंकि यह आत्मक्रिया आंतरिक अभिव्यक्ति की प्रतीक है। इस स्तर पर खेल मानव की शुद्धतम एवं आध्यात्मिक क्रिया है तथा इसके साथ साथ मानव की यह एक विचित्र क्रिया है। पांचवा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। शिशु को स्वक्रिया करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार अवरोध नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए, इससे उसके समुचित विकास में बाधा उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने से उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों का तेजी से विकास होता है। विद्यालयों में अकारण डांट फटकार नहीं करनी चाहिए और कड़ा अनुशासन नहीं रखना चाहिए। सामूहिक खेलों में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होने के कारण बालकों में स्वयं में सहयोग तथा अनुशासन की भावना का उदय होता है। छठा है सामाजिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियबिलिटी। इन सिद्धांतों का प्रयोग सामाजिक वातावरण में ही संभव है। फ्रॉवेल ने बालक को अच्छा सामाजिक प्राणी बनने का या बनाने का प्रयत्न करने के लिए सामूहिक खेलों पर विशेष बल दिया है। सामाजिक खेलों में बालक में सहयोग, सहानुभूति एवं एकता की भावना जागृत होती है। इस प्रकार समाज ही एक ऐसा साधन है जो बालकों को स्वक्रिया के विकास के अवसर दे सकता है। शिशु समाज में ही स्वक्रिया कर सकता है। बालक को घर, स्कूल और समाज से करके सीखने के अवसर मिलते हैं। शिशु प्रत्येक क्रियाकलाप घर, समाज
के वातावरण से प्रभावित होकर ही करता है। यहाँ उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। किंडरगार्टन पाठशालाओं में घर के समान वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षण प्रविधियां। किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत जिन शिक्षण प्रविधियों का विकास हुआ है वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला है स्वयं करके सीखना या आत्मक्रिया विधि। फ्रॉवेल आत्मक्रिया विधि या स्वयं करके सीखने की विधि को शिक्षा में महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें बालक स्वयं क्रिया करता है और सीखता है। इसके लिए उन्होंने अपनी किंडरगार्टन पद्धति में अनेक प्रकार के उपहारों का विकास किया, जिसमें गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, घनाकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार आकृति के लकड़ी के, लोहे के एवं ऊन से बनी हुई वस्तुएं मुख्य हैं। इन उपहारों से अभिप्रेरित बालक स्वयं सक्रियता पूर्वक सीखते हैं। दूसरा है खेल द्वारा सीखना। फ्रॉवेल एक प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षा में खेल को महत्व देते हुए उसका उपयोग किया। उनके अनुसार खेल बालक की स्वाभाविक क्रिया है और इसमें उन्हें आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। फ्रॉवेल के अनुसार खेल के द्वारा ही शिशु सर्वप्रथम संसार में अपनी मौलिक रूप को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इस शिक्षा प्रणाली का जो ढांचा है वो मुख्य रूप से खेल प्रणाली पर ही आधारित है, क्योंकि खेल बालक के स्वतंत्रता पूर्वक और मनोरंजन के साथ साथ सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा है आत्मक्रिया। छात्रों को सीखने हेतु उनकी आत्मक्रियाओं को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अतः किंडरगार्टन प्रणाली में आत्मक्रिया के विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। चौथी विधि है सामूहिक क्रिया विधि। छात्रों में सामूहिक क्रिया विधि द्वारा सामूहिक क्रियाओं को उन्नत करके उनके शिक्षण की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। इसके फलस्वरूप सामूहिक रूप से छात्र आसानी से सीख लेते हैं। पांचवी है हमारी वस्तुओं का हस्तांतरण या वस्तुओं से सीखने की विधि। फ्रॉवेल की यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। उसके अनुसार बच्चे अमूर्त संपत्तियों की तुलना में मूर्त एवं ठोस वस्तुओं से कम ही समय में प्रभावशाली ढंग से सीख जाते हैं। इस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत वस्तुओं के हस्तांतरण के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है। छात्र खेल की विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, हस्तांतरण और विश्लेषण करके स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में श्रव्य दृश्य सामग्रियों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। फ्रॉवेल ने इनके स्थानों पर उपहारों का प्रयोग किया। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षण सामग्री। किंडरगार्टन प्रणाली द्वारा शिक्षण प्रदान करने हेतु जिस शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है वो इस प्रकार है। पहला है खेल। फ्रॉवेल ने जिस शिक्षण पद्धति को अपनाया वह आत्म प्रेरित क्रियाओं पर आधारित है। फलस्वरूप उसमें शिक्षण वस्तु के रूप में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फ्रॉवेल ने खेलों के संबंध में कहा है, खेल मानव हेतु, विशेष रूप से बालक हेतु, उसके अंतः एवं बाह्य जगत का दर्पण है। फ्रॉवेल ने खेलों को शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। फ्रॉवेल ने छात्रों की आयु के अनुरूप विभिन्न प्रकार के खेलों की व्यवस्था की, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले है मनोरंजनात्मक खेल। इस तरह के खेल छोटे शिशु तथा बालकों हेतु उपयोगी होते हैं, जिससे कि वे अपनी संवेदी अंगों एवं मांसपेशियों का विकास करने में समर्थ हो सकें। दूसरा है रचनात्मक खेल। बाल्यावस्था में रचनात्मक और उत्पादक खेलों को विषय सामग्री के रूप में फ्रॉवेल ने चयनित किया, जिससे कि बालकों के बौद्धिक तथा कलात्मक पक्षों का संवर्धन हो सके। तीसरा है सामूहिक खेल। इस तरह के खेल बालकों में सामूहिकता एवं सामाजिकता के विकास हेतु आवश्यक हैं। दूसरा है शिशु गीत। फ्रॉवेल ने बालकों के ध्वन्यात्मक आवृत्तियों यानी साउंड राइम्स के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु शिशु गीतों को
शिक्षा सामग्री के रूप में मान्यता प्रदान की है। किंडरगार्टन पद्धति के लिए एक गीत पुस्तिका का निर्माण किया गया, जिसमें बच्चे गीतों के माध्यम से क्रियात्मक लय के साथ सीखते हैं। ये सभी गीत बालकों को ध्वनि, लय, ताल और कल्पना की खेल विधि पर आधारित हैं। इन गीतों का प्रयोग सामूहिक गायन के रूप में किया जाता है। तीसरा है उपहार या गिफ्ट। बालकों को स्वयं क्रियाओं के लिए अभिप्रेरित करने और उन्नत करने के उद्देश्य से फ्रॉवेल ने विशिष्ट प्रकार की शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की है, जिसे उन्होंने उपहार की संज्ञा दी। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं के निरीक्षण, परीक्षण, प्राप्ति और हस्तांतरण के फलस्वरूप बालकों को उपहार प्राप्ति जैसे आनंद का अनुभव होता है, इसलिए उन्होंने इसे उपहार की संज्ञा दी। फ्रॉवेल के प्रमुख उपहार इस प्रकार हैं। पहला है ऊन की गेंदें। फ्रॉवेल ने ऊन की 6 गेंदों को निर्मित किया। ये गेंदें विभिन्न रंगों की होती हैं और बालक की दृष्टि, स्पर्श, घ्राण आदि इंद्रियों को परिपक्व बनाती हैं। दूसरा है बेलनाकार और घनाकार ज्यामितीय लकड़ी के टुकड़े। इनके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और वे अपने पूर्व अनुभवों में कुछ नवीन अनुभव जोड़ लेते हैं। ये संवेदी अंगों, क्रियात्मक कौशलों को परिपक्व बनाने वाली विषय सामग्री है। तीसरा है छोटे घनों का सम्मिलित रूप। फ्रॉवेल ने छात्रों को संज्ञान को विकसित करने हेतु बड़े घन का प्रयोग किया, जिससे अलग अलग अनेक समान आकार वाले घनों को बांटा जा सकता था। फिर है आयताकार घन। छात्रों के मानसिक विकास के उद्देश्य से उपर्युक्त घनों के वास्तविक ज्यामितीय आकार में परिवर्तन करके आयताकार टुकड़ों वाले घन को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया। इसमें भी छात्र टुकड़ों को आपस में मिलाकर एक बड़ा घन बना लेते हैं। फिर है घनों का एक बड़ा घन। फ्रॉवेल का यह 5वां उपहार है, जिसमें 27 छोटे छोटे घनों को आपस में मिलाने से एक बड़ा घन निर्मित हो जाता है। इन घनों का उपयोग करके छात्र मन चाहे ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करते हैं, जिससे उनमें गणित, संख्या और उच्च संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास होता है। फिर है चतुर्भुजों का एक बड़ा घन। इसके अंतर्गत 18 बड़े और 9 छोटे आकार के घन होते हैं, जिन्हें आपस में मिलाने पर एक बड़ा घन निर्मित हो जाता है। इन घनों की सहायता से छात्र विभिन्न प्रकार के घन आकृति संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चौथा है व्यापार अथवा कार्य। जब अनुभवों को कहकर, लिखकर अथवा चित्र के रूप में अभिव्यक्त करके या वस्तु रूप में निर्मित करके अभिव्यक्त किया जाता है, तो वे दृढ़ हो जाते हैं। इसी सत्य को सामने रखकर किंडरगार्टन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के व्यापार रखे गए हैं। ये व्यापार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे चित्र बनाना, कागज काटना, माला गूंथना, मिट्टी के खिलौने बनाना, चटाई बुनना, टोकरी बनाना, सूत काटना, कपड़ा बुनना, कपड़ा सीना, गाना, नाचना और व्यायाम आदि। इन व्यापारों को कठिनाई के क्रम में रखा जाता है। पहले बच्चों से सरल व्यापार कराए जाते हैं, फिर उनसे कठिन और फिर उससे भी कठिन। उदाहरण के लिए, यदि मिट्टी के खिलौने बनाने का व्यापार चुना जाए तो सबसे पहले मिट्टी की गोल गेंद बनवाई जाती है, फिर सेब, नाशपाती और नारंगी आदि, और इसके बाद खरबूजा बनवाया जाता है। इसी प्रकार अन्य व्यापारों को भी सरल से कठिन के क्रम में संजोना चाहिए। ये सब व्यापार खेल तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसलिए बालक इनमें रुचि लेते हैं। बच्चे इन व्यापारों को मिलजुल कर करते हैं, जिससे उनमें सामाजिकता का विकास होता है। व्यापार को करने से बच्चों की रचनात्मक कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। फिर है अन्य शिक्षण विषय वस्तुएं। आगामी कक्षाओं में छात्रों
के लिए गणित, विज्ञान, भाषा, इतिहास, भूगोल, कला, संगीत, धार्मिक निर्देश आदि विषयों की भी व्यवस्था की जाती है। फ्रॉवेल ने भाषा में वृद्धि करने हेतु कलात्मक कहानियों को विषय वस्तु के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया। कहानी सुनने से बच्चों में स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए बच्चों की शिक्षा के लिए फ्रॉवेल ने अनेक कहानियों को चुना। कहानियों के प्रयोग से अनेक लाभ होते हैं। कहानियों द्वारा बच्चों को भाषा का ज्ञान कराया जाता है और उनके शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। इतिहास, भूगोल का ज्ञान भी कहानी विधि के द्वारा दिया जा सकता है। कहानी द्वारा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है और उनकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक शक्ति को सचेत किया जा सकता है। चारित्रिक एवं नैतिक शिक्षा के लिए भी कहानी का बड़ा महत्व है, परंतु कहानी द्वारा यथालाभ तभी हो सकता है जब इसका प्रयोग रोचक ढंग से किया जाए। इस प्रकार हम इस दिए हुए चित्र के माध्यम से किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षण सामग्री को और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। किंडरगार्टन की कार्य योजना। किंडरगार्टन प्रणाली में स्कूल के दैनिक कार्यों को 2 पारियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम पारी में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, इंद्रिय प्रशिक्षण, लिखना पढ़ना और अंकगणित की शिक्षा व्यवस्था होती है और दूसरी पारी में अन्य सब विषयों के शिक्षण और क्रियाओं के संपादन की व्यवस्था होती है। इस प्रणाली में भिन्न भिन्न विषयों का शिक्षण एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा किया जाता है। प्रथम पारी में सबसे पहले धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। इसके लिए स्कूलों का प्रारंभ दैनिक सामूहिक सभा से होता है। इसमें सर्वप्रथम सभी शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं सामूहिक रूप से ईश प्रार्थना करते हैं। उसके बाद शिक्षिकाएं बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से धर्म और नैतिकता की ओर उन्मुख करती हैं। इंद्रिय प्रशिक्षण। इसके लिए उपहारों का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉवेल ने इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए भिन्न भिन्न उपहारों का निर्माण किया है, जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तीसरा है पढ़ना लिखना सिखाना। इस प्रणाली में पढ़ना लिखना दोनों एक साथ सिखाए जाते हैं। वर्णों या अक्षरों के साथ शब्दों का ज्ञान कराया जाता है और शुद्ध उच्चारण की शिक्षा भी दी जाती है। इसी के साथ बच्चों को लकड़ी के टुकड़े जोड़ जोड़कर खेल खेल में अक्षर बनाने का अभ्यास कराया जाता है। इसी समय शिक्षिकाएं श्याम पट्ट पर अक्षर बनाती हैं और बच्चे उनका अनुकरण कर श्याम पट्ट अथवा अपनी कॉपियों पर अक्षर लिखने का अभ्यास करते हैं। मौखिक भाषा का विकास प्रकृति निरीक्षण, खेलकूद, उपहारों के प्रयोग तथा व्यापारों के संपादन के साथ साथ स्वाभाविक रूप से किया जाता है। फिर है अंकगणित की शिक्षा। अंकगणित का ज्ञान लकड़ी व पत्थरों के टुकड़ों तथा धातुओं की गोलियों के प्रयोग से स्वाभाविक रूप से कराया जाता है। बच्चे इन्हें गिनते हैं, इनका आपस में आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार गिनना, जोड़ना और घटाना सीखते हैं। अंकों का ज्ञान अक्षरों के ज्ञान की तरह ही कराया जाता है और गिनती तथा पहाड़ों का अभ्यास व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में कराया जाता है। गणितीय आकृति के स्थूल ज्ञान के लिए उपहारों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पारी की समाप्ति पर अवकाश दिया जाता है। इस समय बच्चे जलपान करते हैं, विश्राम करते हैं और अपनी रुचि के अनुसार अन्य क्रियाएं करते हैं। द्वितीय पारी में सबसे पहले खेलकूद, शारीरिक व्यायाम और संगीत शिक्षा आती है। दूसरी पारी का प्रारंभ खेलकूद, शारीरिक व्यायाम और संगीत शिक्षा से होता है। यह कार्य सामूहिक रूप से होता है। बच्चे इनमें सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और शिक्षिकाएं यह प्रयत्न करती हैं कि किसी भी समय, किसी भी स्तर पर बच्चों की इन क्रियाओं में रुचि बनी रहे।
अन्य विषयों का शिक्षण। खेलकूद एवं संगीत शिक्षा के बाद कला, प्रकृति विज्ञान, इतिहास, भूगोल की शिक्षा तथा व्यापारों में प्रशिक्षण प्रारंभ होता है। प्रकृति विज्ञान का ज्ञान प्रकृति निरीक्षण के द्वारा कराया जाता है। इतिहास तथा भूगोल की शिक्षा कहानियों, चित्रों और उपहारों की सहायता से दी जाती है। प्रयत्न यह किया जाता है कि समस्त ज्ञान को स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में विकसित किया जाए। व्यापारों का चुनाव बच्चों की आयु और रुचि को ध्यान में रखकर किया जाता है। व्यापारों में प्रशिक्षण भी सामूहिक रूप से ही दिया जाता है। शिक्षिकाएं पथ प्रदर्शन का कार्य करती हैं और बच्चे व्यापारों का संपादन करते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में अध्यापक का कार्य। इस प्रणाली में अध्यापक का कार्य गीतों, खेलों एवं चित्रों का सही चयन करना होता है। गीत गाते हुए, खेल खेलते हुए तथा चित्रों को देखते और बनाते समय बालक और बालिकाएं भाषा का भी प्रयोग करते हैं। फ्रॉवेल का मानना था कि विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गीत, गति और रचना ये तीनों स्वतंत्र इकाइयां नहीं हैं और एक दूसरे के बिना एक दूसरे से अलग महत्वहीन है। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पद्धति में बालक बालिका इस प्रकार खेलें कि उनका स्वाभाविक विकास हो सके। इस प्रकार फ्रॉवेल की शिक्षा पद्धति में बालक जो है वो शिक्षा का केंद्र है, लेकिन उसमें शिक्षक का उत्तरदायित्व भी कम नहीं है। फ्रॉवेल के अनुसार विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली शिक्षार्थी रूपी पेड़ पौधों के उचित विकास के लिए उत्तरदायी है। उन्हें बच्चों को अपने स्वाभाविक विकास के लिए वातावरण देना चाहिए और उसके स्वाभाविक विकास में सहायक होना चाहिए। फ्रॉवेल की दृष्टि से शिशु शिक्षिकाओं को बहुत संवेदनशील एवं मातृतुल्य व्यवहार करने वाली होना चाहिए। इसलिए ये इस स्तर पर केवल महिलाओं की नियुक्ति के ही पक्ष में थे। इनका तर्क था कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती हैं और इसीलिए किंडरगार्टन पद्धति में महिला शिक्षिकाएं ही रखी जाती हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के गुण। किंडरगार्टन प्रणाली में जो गुण है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो यह एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। शिक्षा को यह एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। दूसरा, यह शिशु शिक्षा की एक उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है। तीसरा, सरल, सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षक प्रणाली है। इसके द्वारा नैतिक एवं सामाजिक गुणों का संवर्धन किया जाता है। यह एक शिशु केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। इसमें क्रिया द्वारा शिक्षा पर बल दिया जाता है तथा यह स्वक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। बालकों के लिए यह विधि या यह प्रणाली बहुत ही उपयोगी है। इसमें इंद्रिय प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें जो शिक्षा है वो प्रकृति के प्रांगण में दी जाती है। इस पद्धति के जो विद्यालय होते हैं वह बहुत ही आकर्षक होते हैं और आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसमें केवल महिला शिक्षिकाएं ही रखी जाती हैं। इस पद्धति में आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का समन्वय हमको देखने को मिलता है। इसमें सौंदर्यात्मक मूल्यों का समावेश भी किया गया है। इस प्रणाली में रचनात्मक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। आत्मक्रिया के रूप में भी विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षक जो है वो एक पथ प्रदर्शक, मित्र और दार्शनिक की भांति कार्य करता है। स्वाभाविक विकास के इसमें बच्चों को पूरे अवसर मिलते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली जो है एक सार्वभौमिक प्रणाली है जो सिर्फ एक देश तक ही सिमट कर नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे संसार में इसका प्रयोग किया जाता है और यह इसका प्रभाव हमारे आधुनिक शिक्षा पर भी देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में जो शिशु शिक्षा है उस पर किंडरगार्टन पद्धति का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। किंडरगार्टन पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी शिक्षण पद्धति है, लेकिन इसके गुण होने के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं, जो कि इस प्रकार है।
सबसे पहला, दार्शनिक सिद्धांतों की अस्पष्टता। ये दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन उन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा अमनोवैज्ञानिक प्रतीकवाद, उपहारों में कृत्रिमता तथा कुछ उपहार अनुपयुक्त भी हैं। ज्ञान और क्रियाओं में एकीकरण का अभाव है। इसमें जो चित्र, खेल और गीत हैं वो काफी पुराने हैं। अत्यधिक दार्शनिकता पर इसमें बल दिया गया है। आंतरिक विकास पर अधिक बल दिया गया है। व्यक्तिगत विकास की अवहेलना की गई है तथा व्यक्तियों के सामूहिक और सामाजिक विकास को ज्यादा महत्व दिया गया है। अनुपयुक्त वातावरण, या ये कहिए कि कृत्रिम वातावरण, इसका जो वातावरण है वो अधिक, उसमें कृत्रिमता अधिक देखने को मिलती है। उपहारों और व्यापारों में उचित क्रियान्वयन तथा दक्षता का अभाव है, क्योंकि उपहारों और व्यापारों को क्रिया करने के लिए जो अधिक दक्षता की जरूरत होती है उसकी अभी कमी है। और इसके अलावा आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया गया है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव है। आत्मनिर्भरता का भी इसमें अभाव है और यह अत्यधिक व्यय साध्य प्रणाली है। किंडरगार्टन प्रणाली का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। फ्रॉवेल की किंडरगार्टन पद्धति का भारतीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जिसका उल्लेख इस प्रकार है। सबसे पहला, किंडरगार्टन स्कूलों का खुलना। फ्रॉवेल के किंडरगार्टन स्कूलों से प्रभावित होकर भारत में अनेक स्थानों पर किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना हुई। ये स्कूल वास्तव में भारतीय शिक्षा पर फ्रॉवेल के प्रभाव को दिखाते हैं। इनके माध्यम से भारत में शिशु शिक्षा को प्रगतिशील बनाने का भी प्रयास किया गया है। दूसरा है शिशु शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति का विकास। फ्रॉवेल के प्रभाव से भारत में किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना ही नहीं हुई, बल्कि शिशु शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति का भी विकास हुआ है। शिशुओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। शिशु केंद्र, शिशु क्रीड़ा स्कूल, शिशु उद्यान, शिशु वाटिकाएं, नर्सरी होम आदि संस्थाएं मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा प्रदान कर रही हैं। प्ले थेरेपी का कारण। भारत में प्ले थेरेपी का विकास भी फ्रॉवेल के प्रभाव के फलस्वरूप ही हुआ है। भारत में अनेक स्थानों पर मनोविज्ञान शालाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें एक विभाग प्ले थेरेपी का भी है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की मनोविज्ञान शाला में प्ले थेरेपी का एक विभाग है। प्ले थेरेपी द्वारा बालकों के अध्ययन संबंधी विकारों का पता लगाया जाता है और उन्हें उनके विकास को सही मार्ग पर लाया जाता है। बेसिक शिक्षा पर प्रभाव। महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा पर भी फ्रॉवेल के विचारों का प्रभाव पड़ा। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हस्तकला को केंद्रीय स्थान दिया गया है, जिसका लक्ष्य यद्यपि आर्थिक है, परंतु उसका जो स्रोत है वो फ्रॉवेल के व्यापार तथा कार्य यानी कि ऑक्यूपेशन से मिलता है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में कार्य अनुभव या वर्क एक्सपीरियंस की बात के पीछे भी और बेसिक शिक्षा का जो हस्त कौशल ही है और उसका स्रोत भी फ्रॉवेल का व्यापार ही माना जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाना। भारत में अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाने की बात भी फ्रॉवेल के विचारों से ही प्रभावित है। फ्रॉवेल ने अपने देश की सरकार का ध्यान प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की ओर आकर्षित किया और फलस्वरूप कालांतर में शिशु शिक्षा की अनिवार्यता समस्त देश में स्वीकार कर ली गई। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से फ्रॉवेल की किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के बारे में विस्तार से जाना। धन्यवाद।